27 फरवरी 2025 की लगभग दोपहर 3:25 के आसपास का वाकया रहा होगा। एक थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि कब उसका केबिन खाली हो और कब वो अपनी जेब में रखे हुए कुछ सामान को देखना चाहता था कि जो उसकी जेब में है वो पूरा है या फिर वो अधूरा है, सामान कैसा है कैसा नहीं है। दरअसल जब उसका कमरा खाली होता है, उस वक्त जब कमरे में कोई नहीं होता है, फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसमें देखता है कि एक लिफाफा है और इस लिफाफे में 500-500 के नोट रखे होते हैं। उसके बाद गिनती शुरू हो जाती है और गिनती जैसी शुरू होती है और गिनती खत्म भी हो जाती है, 60 तक जाकर गिनती खत्म हो जाती है। उसकी जेब में 30,000 रुपए रखे हुए थे। उसने जैसे ही गिने थे उसके बाद वापस से वो जेब में रख लेता है। उसके बाद वो इत्मीनान हो जाता है, खुश हो जाता है कि आखिर ये ठीक ही है, जितने कहे थे उतने ही हैं। अभी गिनती करके वो हटा ही था, अभी उसने सुकून ही महसूस किया था कि अचानक ही कमरे के अंदर 10 से 12 लोग अचानक से आ धमक जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही थी। बाहर जो संतरी खड़ा होता है उसने कई बार कहा कि आप अंदर ऐसे कैसे घुस सकते हैं, क्या काम है आप मुझे बताइए। जब 10-12 लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर को का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद इंस्पेक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी करता है, काफी हटपटाता भी है वो, और वो ये भी कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं इस थाने का थानेदार हूँ। जैसे ही थानेदार ने ये बात कही वो डरे नहीं और बिना डरे उन्होंने कहा इंस्पेक्टर से, और उसको टाइट पकड़ते हुए घसीटते हुए सामने उनकी एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार एंटी करप्शन। बस इतना था कि इंस्पेक्टर साहब के हक्के बुक्के उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर बार बार गुहार लगा रहा था कि साहब मैं पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके की वो बातें कर रहा था, ड्रामा कर रहा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण है कि उस इंस्पेक्टर के पास 30,000 रुपये आए, कैसे उस इंस्पेक्टर को पकड़ा गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आज की इस कहानी में ये सारी जानकारी आपको दूंगा कि आखिर क्या हुआ था। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है देश के मिर्जापुर का के अंदर एक थाना लगता है चील। दरअसल वहां पे एक गांव लगता है बल्ली परवा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है हिमांशु। हिमांशु यादव ने एक लड़की का यौन शोषण किया था और उस लड़की ने जाकर अपने परिवार से ये पूरी कहानी बताई थी। इस तरीके से एक लड़के ने उसके साथ गंदा काम किया है, घिनौना काम किया है। जैसे ही उस लड़की के माँ बाप को ये पूरे परिवार को ये बात समझ आती है, वो सुनते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं कि एक बेटी की आबरू अब लुट चुकी कि एक बेटी की आबरू लुट चुकी है। बात इस मामा तक पहुंच जाती है। जब मामा घर आता है वो कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी भांजी को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद मामा अपने भांजी को लेकर जो निकटतम थाना होता है चील, उस चील थाने में वो जाता है और जाने के बाद वो कहता है कि साहब मेरी भांजी के साथ फला नाम के उस लड़के ने गलत काम किया है और घिनौना काम किया है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इंस्पेक्टर साहब ने ये बात सुनी नहीं और इंस्पेक्टर साहब इस मामले को सुनकर ऐसे हो गए जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई है। मामा परेशान हो जाते हैं। मामा कुछ अधिकारियों के पास जाते हैं, बड़े अधिकारियों के पास। बड़े अधिकारी के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि मेरी भांजी के साथ कुछ इस तरीके से घिनौना काम हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप निकटतम थाने में जाइए। अब तुरंत ही उनको आदेश करते हैं। कुछ अधिकारियों ने थानेदार को आदेश कर दिया, लेकिन थानेदार के कान पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं थी। थानेदार पर परेशान करने लगता है, यानी कि वो कुछ सुनता नहीं है, पीड़ित को परेशानी होने लगती है। पीड़ित तो आखिर करे तो करे क्या। उसके बाद वो फिर से चक्कर लगाया जाता है, चक्कर पर चक्कर लगाए जाते हैं। थानेदार गंभीर नहीं हो रहा था। जब थानेदार को लगता है कि ये बार बार आता जाता रहता है तो वो पहचान जाता है। जब वो पहचान जाता है तो असली खेल वहीं से शुरू होता है, यानी कि अब बात आती है रिश्वत की और सीधे 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 ऑफर दिया जाता है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपये आप मुझे दे दो, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, फिर कार्रवाई होगी। इस पर मामा कहता है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ है और हम 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन थानेदार कहता है कि इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में करें तो करें क्या।
जब दोनों के बीच में थानेदार और उस मामा के बीच में जो बातचीत लगातार चल रही थी, तो बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि 50,000 रुपये से घटकर जो बात है वो 30,000 रुपये पर बन गई है। यानी कि 30,000 रुपये की सहमति बन गई है। प्रार्थना पत्र दो, FIR दर्ज हो जाएगी, उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात आती है तो मामा ने एक बात सोची कि भांजी को तो इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन इस इंस्पेक्टर से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरीके की बात होती है जब मामा सक्रिय हो जाता है और अपनी भांजी से कहता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है 25 फरवरी 2025 को IGRS यानी कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर। उस पोर्टल पर किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग की शिकायत आप कर सकते हैं और ये शिकायत पहुंच जाती है सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास। और जैसे ही एंटी करप्शन के पास जो संगठन है जो मिर्जापुर के अंदर है, मिर्जापुर मंडल की इकाई के अंदर जब ये शिकायत पहुंचती है तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। लड़की के मामा से पूछा जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। वो पूरी कहानी सुनाते हैं वहां पर कि इस तरीके से हमारी बांजी के साथ ये गलत काम हुआ है। मैं FIR दर्ज कराने के लिए गया हूँ उस थाने में, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करेंगे। अब ये जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, इसने शिकायत को तो सुन लिया था, शिकायत करता, लेकिन वो खुद जानना चाह रहे थे कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने इस हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल की। एक दिन का समय लिया, यानी कि 26 फरवरी 2025 को आके उन्होंने जांच की और उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी भी थी कि बात तो सही है, ये पीड़ित आदमी है और ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। अब इसके बाद यानी कि अगले दिन 27 फरवरी 2025 को डीएम के कैंप कार्यालय के अंदर एक पूरी टीम बनाई जाती है और उस टीम के प्रभारी होते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। साथ ही वो एक टीम के साथ 10-12 अधिकारी भी होते हैं। इनको डीएम साहब वहां पर नियुक्त कर देते हैं। जब ये पूरी टीम बना दी जाती है, जो पीड़ित होता है यानी कि लड़की का जो मामा होता है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि 30,000 रुपये जो आप उसको देना चाहते हो रिश्वत के तौर पर, वो आप हमें दे दीजिए। एक ऐसा पाउडर होता है फिनाफल 3, जब आप उस पाउडर में उन नोटों को मिला देते हैं तो जैसे ही उन नोटों को आप छुएंगे, जैसे ही उन नोटों को कोई भी छुएगा और उसके बाद फिर आप पानी में हाथ डालेंगे तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, यानी कि पानी का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रिश्वत देने वाला होता है उस व्यक्ति के हाथों से वो उस नोटों को थमाया जाता है। जैसे वो थामता है और उसके बाद उसका रंग गुलाबी हो जाता है। जो पहला जो प्रयोग होता है रिश्वत देने वाले से किया जाता है, उसके लड़की के मामा से। एक एक नंबर जो होता है नोट का, यानी कि 500 के जो 60 नोट थे, हर एक नंबर को एक कागज पर लिख लिया जाता है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति उसे केवल फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है। जब टीम बन जाती है और टीम बनने के बाद जो ये लड़की का मामा होता है, इसके साथ एक सिपाही जाता है जो कि रिश्तेदार बनकर। अब वो थाने पहुंच जाता है। थाने जाने के बाद वो इंतजार कर रहे थे कि साहब कब हमें मिलेंगे। ये पहुंच जाते हैं थाने के अंदर। डीएम साहब के यहाँ से ये डीएम थाने पहुंचते हैं 1:30 बजे के आसपास। और टीम के अंदर जो गाड़ी होती है उसे थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है, ताकि कोई देख ना सके, ताकि कोई पहचान ना सके, ताकि किसी को शक ना हो पाए कि आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है। क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उस थाने की जो चील थाने के जो इंस्पेक्टर साहब थे, आज उनकी सामत आने वाली थी। दरअसल 500 के 60 नोट होते हैं। वो व्यक्ति यानी कि लड़की का जो मामा होता है, एक रिश्तेदार यानी कि जो सिपाही था उसको साथ लेकर जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अच्छा तुम आ गए? वो कहता है हाँ जी मैं आ गया हूँ, ये जो मांगा था आपने वो ये रहा। अब वो पैसे दिए जाते हैं लिफाफे के अंदर, पैसे वो जेब में रखता है। अब तुम परेशान मत हो, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा काम अब हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद जब इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहा था आखिर जो पैसे मांगे वो पूरे हैं भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कुछ और देकर चला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे कम है, ऐसा तो नहीं है कि नोट फटा हुआ हो, कहीं से ये पुराना हो। तमाम तरीके के जो सवाल थे वो इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में चलते होते हैं, जहन में घूम रहे होते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब ने बार बार अपनी जेब में हाथ
दिया और वो इंतजार कर रहे थे कि जब उनका रूम खाली हो, जब यहाँ कोई ना हो, उसके बाद गिनती करेंगे। जैसे ही वो गिनती करते हैं तो 60 नोट होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इस पर एक खास किस्म का पाउडर लगा है। जैसे ही वो नोटों की गिनती कर रहे थे, इसी बीच में यहाँ से जो फरियादी होता है, जो पीड़ित होता है, लड़की का जो मामा होता है, तुरंत ही वो फोन कर देता है कि साहब मैंने तो अपना काम कर दिया है, बस अब आपकी बारी है। बस इतना ही था। और जो टीम थी, जो इधर टीम छिपी हुई थी, वो सब के सब सादा वर्दी में थे। वो अपना एक साधारण सा भेष बनाकर आए थे। थाने के इर्द गिर्द वो घूम रहे थे। दौड़कर वो सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुरंत ही उसके हाथ पकड़े जाते हैं और घसीटते हुए उसे जब लेकर जा रहे थे, जब बाकी पुलिस वालों की नजर पड़ती है कि एक इंस्पेक्टर 10-12 लोगों ने हाथ डाल दिया है, आखिर थाने में कितनी हिम्मत किसकी हुई। जब उनसे बताया जाता है कि हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अकेला पड़ जाता है। चारों तरफ से जो लोग थे, जो वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बनती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं जाना नहीं चाहता। इस तरीके की बातें वो लगातार कर रहे थे। कुल मिलाकर एंटी करप्शन वाली जो टीम थी वो डीएम साहब के आदेश पर वहां पर पहुंची थी। कोई पसीजने वाला वहां पर नहीं था। उनको जबरदस्ती अंदर ठूसा जाता है और बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अब रिक्वेस्ट का कोई फायदा नहीं था। यहाँ से सीधा गाड़ी पहुंचती है सदर थाने में, और सदर थाने में जाने के बाद जो पूरा वाकया था माध्यम से पूरा उसको अंकित किया जाता है, रिपोर्ट लिख ली जाती है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, विनय कुमार तहरीर देते हैं, उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो ये जो दरोगा साहब थे, सिग्नेचर करने से साफ मना कर देते हैं। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किए तो ये कानून की एक धारा होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एक धारा और चढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि मैं इस किसी भी कीमत पर सिग्नेचर नहीं करने वाला। उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। और भ्रष्टाचार निवारण नियम 1988 की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आखिरकार इंस्पेक्टर के ऊपर एक मुकदमा और दर्ज कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर का नाम होता है शिव शंकर सिंह, गांव दलपतपुर और थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले होते हैं। और फिलहाल उनकी जो पोस्टिंग थी वो थी थाना चील, जिला मिर्जापुर के अंदर, उत्तर प्रदेश में। एक लड़की को बजाय इंसाफ दिलाने के वो रिश्वत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और एक गरीब आदमी ने ठान लिया था कि वो इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाकर ही रहेगा। अब इंस्पेक्टर साहब तो जेल में चले जाएंगे, उनके खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जिसने ये गंदा काम किया था वो भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और बच नहीं पाएगा। तो लड़की को तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन जो लड़के के मामा थे उन्होंने उस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को जरूर पकड़वा दिया है। तो दोस्तों, इसमें उस लड़के को कब जेल हो पाएगी, कब इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा, उस बात का तो अभी नहीं पता है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास देखें कि क्या चल रहा है, उसी तरीके से आप अपना जीवन यापन करें। तब तक मैं अनदर कहानी लेकर आऊंगा। जय हिंद।